Hello guys, welcome back to the series. Last time we had discussed about projectile motion, or today we are starting a new topic, which is momentum. Imagine there was a truck actually, which was moving with some speed of, let's say, 20 kilometers per hour, और at the same time हमारे पास एक बाईसाइकिल भी एक्चुअली, जो कि सिमिलरली मूव कर रही है विद 20 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ सपोज कि इन दोनों के पाथ में एक वॉल है, जिससे ये दोनों कोलाइड करेंगे एक्चुअली। तो देयर इज़ अ वॉल इन अ ब्रिक वॉल इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से, ट्रक में से और बाईसाइकिल में से, which one of these will have a more impact on the wall? ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, लाइक ज़्यादा फोर्सफुल इम्पैक्ट किसका होगा, आइदर द साइकिल और द ट्रक। नाउ इंट्यूटिवली तो हम ज़ाहिर है यही कहेंगे कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो ट्रक का ही होगा। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि दोनों के पास जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम है, तो फिर वाई इज़ इट कि जो ट्रक का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा क्यों हो। तो वेरी रीजनेबल आंसर इन दैट केस इज़ द फैक्ट कि जो ट्रक का जो मास है एक्चुअली वो फार ग्रेटर है कंपेयर टू अ साइकिल। तो mass of the truck is very large compared to the mass of the bicycle. Now, since we have said कि जितना ज़्यादा हमारे पास मैस होगा, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा मैस का मतलब होगा कि आप एक ज़्यादा फोर्सफुल इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑन द वॉल। तो इससे हम जिस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में सिर्फ वेलोसिटी उस इम्पैक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ साथ हमें मैस को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे सारे केसेस जहाँ पे हम इम्पैक्ट्स या कोलिजन्स को देख रहे होंगे, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ देखें। व्हाट वी डू इज़ कि हम एक्चुअली एक क्वांटिटी ऐसी डिफाइन करते हैं जो कि दोनों इन प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कैरी करें। फॉर एग्जांपल हम इन सिंपली इन क्वांटिटीज़ को, मास को और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इस केस में अब आप देखिए कि वेलोसिटी लेट्स से ज़्यादा, वट एवर द वेलोसिटी इज़, अगर मास ज़्यादा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये लार्ज होगी, फॉर एग्जांपल। लेकिन लेट्स से इवन इफ़ वी वर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन जैसे हमारा साइकिल वाली एग्जांपल थी कि मास कम है, तो फिर ये क्वांटिटी जो होगी ये स्मॉल हो जाएगी। तो such a quantity is actually described to be the momentum of the body. तो मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट का वर्चू डिफाइन करती है कि हाउ इम्पैक्टफुल या हाउ फोर्सफुल इट्स बिहेवियर इज गोइंग टू बी। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम मोमेंटम को वी डू नोट इट विद पी, वी से p is equals to mv. Now as you might have noticed कि चूंकि velocity itself एक वेक्टर होता है, तो जो मोमेंटम भी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि इस केस में भी देखें, वी एक्चुअली नीड टू डिस्क्राइब कि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन में जो उसका मोमेंटम है वो उतना ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई मोमेंटम इज एक्चुअली a vector quantity, just like the velocity itself is a vector quantity. So that was the whole idea of कि हम मोमेंटम को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Now, since we had started talking with the idea of something being uh, forceful impact,
तो इट इज़ एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट कि हम इस आइडिया को रिलेट करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली टॉक्स अबाउट द फोर्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, या फोर्स ऑब्जेक्ट जो अप्लाई करते हैं उसके बारे में। तो हम इस आइडिया को एक्चुअली उस फोर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। सो to start with the formal definition of Newton's second law of motion, we say कि Newton's second law of motion actually states कि F is equals to mass times the acceleration. तो acceleration की अगर हम definition को यहाँ पे use करें तो which is simply F is equals to mass times acceleration is defined as the rate of change of velocity per unit time. So we write it as some final velocity Vf minus some initial velocity Vi divided by the time period t. So now what we have here is कि अगर आप इसको f sorry so if we multiply this m inside with the two velocities, we have mvf minus mvi divided by t, which is actually equals to the force F. Now we already know that momentum is defined as mass times the velocity. So these two quantities here actually, mass times the final velocity and mass times the initial velocity, these actually correspond to the final momentum actually, as well as negative initial momentum divided by time. Or we could also write it as F is equals to delta P, since we are defining momentum as P. So the difference between the two momentum is described as a change in momentum for some time T. So this is actually another way to define force. हम force को एक और तरीके से define कर सकते हैं, and we now define force as rate of change of momentum per unit time. And it actually makes sense. हम इसको वाकई देख सकते हैं कि why is the force actually equals to the rate of change of momentum. फोर्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड कि वी हैव सम ऑब्जेक्ट, लेट्स से वो रेस्ट पे इनिशियली, और हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, और एज अ कॉन्सिक्वेंस होता क्या है कि दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v. इनिशियली इट वाज एट 0, बट नाउ दैट वी हैव अप्लाइड फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली कुछ वेलोसिटी के साथ, लेट्स कॉल इट vf, मूव करना शुरू हो जाएगा. सो फोर्स का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इसी चीज़ से आ रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट हैड सम मोमेंटम, फॉर एग्जांपल इस केस में तो ज़ीरो है, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो नाउ इट गेन्स सम वेलोसिटी vf, तो अब जो मोमेंटम है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा. तो फोर्स के कॉन्सिक्वेंस से एक्चुअली हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आया. ये फोर्स थी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया. So that is exactly how we can describe force now. कि force is a quantity that is equals to the rate of change of momentum. जितनी तेज़ी से जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, इसका एग्जैक्टली या कॉन्सिक्वेंटली उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उतनी ही ज़्यादा फोर्स एक्चुअली. और ये दिस इज़ एक्चुअली मच general definition of the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. क्योंकि the first one that we have actually is F equals to ma, लेकिन when we actually describe the Newton's second law in form of the delta P over T, तो इस केस में we can actually
count consider very complicated examples as well. For example, जब हम एक एक रॉकेट की बात कर रहे होते हैं, जो एक रॉकेट प्रोपल्शन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास मैथ भी एक्चुअली चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो फ्यूल यूज़ कर रहा होता है, तो मैथ भी चेंज हो रहा होता है. तो सिंस वी टॉकिंग अबाउट मैथ चेंज एज वेल, तो फिर मोमेंटम के साथ जाहिर है मैथ चेंज को डिफाइन करना वो ज़्यादा आसान होता है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि हम सिर्फ एक एफ इक्वल्स टू एम में यूज़ कर रहे हैं. उसमें तो मैथ कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन जो definition है, this general definition which says कि force is actually equals to mass times some final velocity minus mass times some initial velocity over t. So in this case actually you could describe the momentum being changed as well, जिसको हम बाकी examples में देख सकते हैं. Anyway, so that's how we really define momentum. लेकिन momentum के साथ हम actually एक और quantity को define कर सकते हैं, which is known as impulse. लेट्स सी कि इम्पल्स से हमारा क्या मुराद है. इमेजिन कि हमारे पास एक क्रिकेट बैट और एक क्रिकेट बॉल है, राइट, और बैट्समैन इज एक्चुअली बैटिंग राइट नाउ, और हमारे पास जब बॉल आता है यहाँ से, तो बैट्समैन एक्चुअली क्या करता है कि इस बैट को स्विंग करता है टिल द टाइम कि ये जो बॉल है ये इस बैट के साथ एक कांटेक्ट में आता है, और वो बहुत इंस्टेंटेनियस कांटेक्ट होता है, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कांटेक्ट करता है बैट के साथ. और इस टाइम में हम इस बॉल पे जो भी आ रहा है हम फोर्स लगाते हैं, और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं टूवर्ड्स और डिज़ायर्ड डायरेक्शन जहाँ पे हम इस बॉल को प्लेस करना चाह रहे होते हैं. जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं, तो ऑफन टाइम्स जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, नॉट कांस्टेंट. क्योंकि देखें, पहला लेट्स से फेज था जिसमें अभी बॉल आ रहा था, वी वर स्विंगिंग द बैट, तो वो ज़्यादा आसान था क्योंकि हम किसी चीज़ को कांटेक्ट नहीं कर रहे थे. लेकिन एज द मोमेंट वी स्ट्राइक द बॉल, जो ये वाला फेज़ है, इसमें हम बॉल के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, और ऐसे जैसे जैसे हम इसको रिलीज़ करते हैं वो फोर्स कम होती जाती है. तो फोर्स एक्चुअली कांस्टेंट नहीं रहती इस पूरे प्रोसेस में. लेकिन एक और जो चीज़ मैटर करती है इस पूरे इस फिनोमेना में, वो ये है कि हम कितने टाइम के लिए बैट और बॉल का आपस में कांटेक्ट करते हैं. तो लेट्स से आप ज़्यादा टाइम के लिए बैट और बॉल को कांटेक्ट करेंगे, तो द मोर फोर्स दैट वी एक्चुअली आर अप्लाइंग, या उतना ज़्यादा हम इम्पैक्ट उस पर डाल रहे होते हैं. तो इस केस में एक्चुअली सिर्फ फोर्स को डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इस तरह के इंस्टेंटेनियस कॉन्टैक्ट्स में हमारे पास फोर्स के साथ एक्चुअली एक और क्वांटिटी जो इन्वॉल्व हो रही होती है, वो होती है वो टाइम जिसके लिए हमने उसके साथ कांटेक्ट किया. तो हम फोर्स और टाइम को इकट्ठा देख सकते हैं. इस केस में फोर्स को सिर्फ खाली देखना, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं होती इसलिए हम उसको नहीं देख रहे होते, बट इंस्टेड वी लुक एट अनदर क्वांटिटी जो कि एक्चुअली फोर्स जितनी भी हमने लगाई है, जो एवरेज फोर्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, और द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी अप्लाइड द फोर्स फॉर. हम इस क्वांटिटी को एक्चुअली किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वी हैव, जैसे हमने पिछले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिलेट किया था विद मोमेंटम. तो वी सेड कि फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी. हम एक्चुअली इस टी को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं. सो वी से एफ टाइम्स टी इज इक्वल्स टू, let's call this final momentum, let's call this initial momentum. This was exactly the quantity जिसकी हम भी बात कर रहे थे कि हम फोर्स के साथ एक और क्वांटिटी जो कि टाइम को अगर मिला के देखें, तो हम उस एक सर्टेन इंस्टेंटेनियस कांटेक्ट को क्वांटिफाई कर सकते हैं. इस क्वांटिटी को एक्चुअली हम इम्पल्स कहते हैं. और इम्पल्स एक्चुअली अगर आप एग्जैक्टली देखें तो वो किस चीज़ से बन रही है? वो सिंपली चेंज इन मोमेंटम से. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो इम्पल्स है वो सिंपली चेंज इन मोमेंटम की इक्वल. वी कैन रिप्रेजेंट इम्पल्स विद जे, लेट्स से
J is equals to डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम की इक्वल सिंपली। एक्चुअली इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा अननोइंगली एक्चुअली यूज़ करते भी हैं। सो ऑफन टाइम्स यू गाइस माइट हैव हर्ड के जब हम कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बॉल की, आप यहाँ पे एंड यू ट्राइंग टू लेट्स से दिस इज़ योर ग्लव और आप इसको कैच करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऑफन टाइम्स कोचिंग प्रैक्टिसेस में इट इज़ टोल्ड कि जब भी आप कैच कर रहे होते हैं तो पुल योर हैंड्स अ लिटिल बैकवर्ड्स और फिर कैच करें, विच इज़ हम नॉर्मली इसको क्रिकेटिंग उसमें कॉल्ड एज सॉफ्ट हैंड्स। तो इट इज़ नॉर्मली सेट कि यू डोंट इंस्टेंटली कैच इट, यानी आप इसको जैसे ही आपके पास बॉल आ रहा है आप इंस्टेंटली यहीं पे हाथ रखें उसको कैच कर लें, बट इट इज़ ऑलवेज प्रैक्टिस्ड के you pull your hands a little back, and once you have pulled your hands a little back, it gets much easier to catch the ball. Now why is it so? Initially जिस मोमेंटम से बॉल मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो लेट्स से MVI है और फाइनली उसने रुकना तो है, तो वी से कि फाइनल मोमेंटम जो है वो MVF है, व्हाटएवर इट इज, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी जीरो। आप इसको इस पॉइंट पे रोकें या इस पॉइंट पे रोकें, दैट इज नॉट मैटर, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कम टू रेस्ट। बट द आइडिया इज़ कि जैसे जैसे हम अपने हाथ को पीछे मूव की तरफ मूव करते हैं, वी इंक्रीज द डिस्टेंस जो कि बॉल ने ट्रैवल करना होता है। और होता क्या है कि इन दैट केस एक्चुअली जो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते हैं, जो बॉल ने जितने टाइम में एक्चुअली ट्रैवल करना है, वी एक्चुअली दस by increasing time we decrease the amount of force that is actually the ball is going to apply it on our hands. For example, जो चेंज इन मोमेंटम आना था वो लेट्स से आना था बाय 5 यूनिट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास जो इम्पल्स है इट इज डिफाइंड एज f मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ यू कैन आइदर मेक दिस फोर्स एज 5 लेट्स से और टाइम एज 1 सेकेंड्स और फिर 5 बना ले, or you could either do by making this force as 1 and increasing this time to 5. Even then you would reach the same change in momentum. So that is exactly how इस केस में भी जो हम यूज़ कर रहे हैं आइडिया कि बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, वी एक्चुअली रिड्यूस द फोर्स, तो फिर उस केस में द कैचिंग बिकम्स मच ईजियर। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि हाउ द इम्पल्स रियली मैटर्स, कि जब भी आपने एक कोलिजन या एक इम्पैक्ट करना होता है और वो इंस्टेंटेनियस हो रहा होता है, तो बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट और बाय डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट आप फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एंड और यू ऑफन यूज दैट टू आवर ओन फॉर आवर ओन गुड। तो एनीवेज ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू momentum, the Newton's second law of motion, as well as the idea of impulse. So thank you.